नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उधम सिंह नगर के पंतनगर में कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी मौके पर मौजूद रही और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस संस्थान में रिसर्च, पढ़ाई और ट्रेनिंग भी यहां पर करवाई जाएंगी। राष्ट्रीय शोध संस्थान जो अभी शुरू किया है, 2016 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमें ये शोध संस्थान दिया गया था। और मैं चाहती हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हम अपने बच्चों को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस कैसे होती है उस पर कार्य करने का मौका दें। यहाँ पे रिसर्च भी होगी, पढ़ाई भी होगी और ट्रेनिंग भी होगी। और मैं चाहूँगी चाहे वो IIT रुड़की के बच्चे हों, IIM काशीपुर के बच्चे हों, दून यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी या अनेक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जो देखना चाहते हैं कि पॉलिसीज़ का जो सरकारें पॉलिसीज़ बना के आती हैं उनका इम्पैक्ट समाज में क्या होता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनके साथ मिलकर पॉलिसीज का इम्पैक्ट की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ गवर्नेंस की भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी और कैसे इस को इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धामी कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें भू कानून को मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड बीजेपी के विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भू कानून में जनता की भावनाओं का खास ख्याल रखा गया है। धामी सरकार का भू कानून सशक्त साबित होगा। कोई जल्दबाजी नहीं की। आपको ध्यान होगा कि बड़ी डिटेल्ड स्टडी जिसके बारे में की गई। पहले सुभाष कुमार साहब के अध्यक्षता में, अगुवाई में एक समिति बनी और जिसमें स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी, जनसाधारण की तरफ से भी सदस्य थे। और उसके बाद फिर उस जो सुभाष कुमार साहब की कमेटी थी उसको बाकायदा एक हाई पावर कमेटी ने शासन के अंदर अध्ययन किया और फिर उसको एक बिल का शक्ल मंत्रिपरिषद ने दिया और उस बिल को सदन में टेबल किया गया और उस पे आज चर्चा भी होनी है। जहां तक किसी ने आपसे कहा था कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो भू कानून था वो उस तरह का भू कानून चाहिए, उस समय तो इस तरह का कोई भू कानून था ही नहीं और वो भू कानून तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लचर था और सर्वाधिक उसी दौर में ही जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला बढ़ा। और लेकिन हम सभी सरकारों ने प्रयास किया इस स्तर पर कि कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। बीच में कानून बना कि 2.5 गज तक का ही खरीद सके, उसका भी कई प्रकार से दुरुपयोग होने लग गया। इसलिए नए भू कानून में इस बात के लिए भी व्यवस्था की गई है
कि एक परिवार में वो 250 गज का भी एक बार ही खरीदा जा सकता है और परिवार को भी संभवतः ठीक से परिभाषित करने का काम किया गया। और वहीं बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर गैरसैंण को गैर करने के गंभीर आरोप लगा दिए, जिस पर कांग्रेस के विधायक ने कहा कि सरकार को गैरसैंण में ठंड लगती है, अब कांग्रेस सरकार को कंबल बांटने का काम करेगी। ऐसा माहौल नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग निरंतर इस प्रकार की अफवाहें फैला करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और गैरसैंण में क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने ही एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि गैरसैंण में ठंड होने के कारण यहाँ सत्र ना किया जाए। उस समय भी मैंने सबसे आग्रह किया था कि कोई ठंड वहाँ पर नहीं है। 25-26 जनवरी को मैं खुद गैरसैंण भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण में मैं वहाँ था। केवल जनता को बरगलाने का और झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को ठंड लग रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है, क्या सोच है। और ये साफ झलकता है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बात बना रही है, जनता तक पहुंचने का कार्य करने की उनकी कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती, पहाड़ के काम नहीं आती कहते हैं, और लेकिन जो है वहाँ जो है कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाते हैं। और भी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अपने हाथों में उपनल परिवार के साथ न्याय करो के पोस्टर के साथ बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने वार करते हुए कहा कि 2018 से उपनल कर्मचारी भटकने को मजबूर हो गए हैं। उच्च न्यायालय ने उनके हक में निर्णय दिया, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में चली गई थी, और साथ ही उन्होंने सरकार से रिव्यू पिटिशंस विथड्रॉ करने की भी मांग की है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उपनल कर्मचारियों को ऐसा समझते हैं कि जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए लोग हैं, किसी दूसरे राज्य से आए लोग हैं। अगर हम इंसानियत की बात करें तो वो भी हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के युवक हैं, हमारे प्रदेश के परिवार हैं। 2018 से वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उनके हक में निर्णय दिया, सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, बड़े बड़े वकील किए गए। हम भी मिस्टर कपिल सिब्बल साहब को लेकर आए, लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में दखलंदाजी करने से मना कर दिया और कहा कि आप जाइए रिव्यू फाइल करिए। अब रिव्यू फाइल करे हुए साल भर होने जा रहा है, लगातार भटकाया हुआ है। नियमितीकरण पर कोई निर्णय आज तक सरकार नहीं ले पाई, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात जीएसटी भी देना पड़ रहा है। और आप एक बात बताइए, जो लोग जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल अपना जीवन सरकार को दे दिया, कोरोना के टाइम में कौन सड़कों पर था, कोरोना के टाइम में कौन लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, कोरोना के टाइम में कौन अस्पतालों में दिख रहा था। उपनल कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण हक हमेशा अदा किया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बजट सत्र के दौरान सदन में हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक जिले में नियम के मुताबिक केवल एक ही मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश में लगी हुई है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार में अब उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, और हमारी सरकार में पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम भी लगभग 40% पूरा हो चुका है। मैंने
सदन में कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है। और जो ममता राकेश दीदी का प्रश्न था उनका मैंने जवाब दिया, क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन गया है, तो एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। तो मैंने उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया है, और पूरे देश में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये प्रकरण है 2014 का, 2015 का और 2016। तब कांग्रेस की सरकार थी, और मैंने उत्तर भाषण में भी कहा है कि भाई अगर आप हरिद्वार के इतने चहेते थे तो 3 साल आप सरकार में रहे हैं, आपने उस समय क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा उत्तरकाशी के मुखबा में है। वहीं इस दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां ये पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से उत्तराखंड को हर बार कुछ ना कुछ खास मिलता है। अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन प्रवास के तहत मुखबा पहुंचते हैं तो शीतकालीन यात्रा को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से, हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूंगा, और वो मुखबा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।